Hello everyone, welcome to my beautiful सा चैनल whose name is नो बकवास सीधे क्लास। और आज के अपने इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को। इनसे पहले रदरफोर्ड आए थे और रदरफोर्ड का अपना एक मॉडल था, बट देयर वर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। सो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें मिले बोर्स का मॉडल। बोर ने अपने तीन बेसिक पोस्टुलेट दिए जो कि हमारे इस कंटेंट टेबल में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट टेबल में होगा वो हम लोग पढ़ेंगे थ्री बेसिक पोस्टुलेट्स के बारे में। उसके बाद दीज आर द फाइव टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इन फाइव टॉपिक्स को हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। सो प्लीज कनेक्ट रहिए और आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहला आपका पोस्टुलेट आता है कि देखिए, नील बोर ने कहा था कि जितने भी एटम हैं वो सभी के सेंटर पर एक सेंट्रल कोर पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड दिस यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, बट हाँ इसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग बराबर ही होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारे एटम में सेंट्रल कोर पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी उस एटम का मास होगा वो उसी न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे। ध्यान रहे, स्टेशनरी नहीं होंगे। अगर स्टेशनरी होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है और स्टेशनरी है तो न्यूक्लियस उसको डायरेक्टली पुल कर लेगा, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये ऑर्बिट्स क्या होंगी इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक बात जो उन्होंने थी वो कही थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे। और हाँ, इन इलेक्ट्रॉन को चारों रिवॉल्व करने के लिए, अब जैसे कि हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल को अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसको चाहिए आपको क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर चाहिए होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में अगर रहना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा। तो भाई देखिए, न्यूक्लियस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कुछ इस डायरेक्शन में पुल करता है, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर। चाहे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं भी क्यों ना हो, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के टुवर्ड हर बार इस तरीके से इसी डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो हमेशा न्यूक्लियस के टुवर्ड होगा, ऑलवेज एट द सेंटर। और यही खासियत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की भी, कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उस पार्टिकल पर जब लगता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो पार्टिकल पर जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमेशा कहां लगता है, सेंटर के अलोंग लगता है। तो यहां हम कह सकते हैं द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स required for the revolution is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इन दोनों इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to the electrostatic force। So centripetal force का फॉर्मूला होता है mv square upon r। What is m here? M is the mass of electron, v is the velocity of electron, and r is the distance between the electron and the nucleus। इसके अलावा what will be the electrostatic force? We know that electrostatic force is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught
into Q1 Q2 upon R square. What is Q1? The Q1 is the charge on nucleus and Q2 is the charge on electron. Now अगर हम ये assume करें कि जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज टोटल कितना होगा, Ze। कैसे? मान लेते कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z, एंड एज वी नो दैट, जैसे अगर मान लो कोई एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, Z होगी। ओके ना? एंड एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है भाई, प्लस ई का चार्ज होता है, तो टोटल न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आ जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है प्लस Ze। भाई ये बात तो क्लियर हो गई ना। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में कम से कम कितने प्रोटॉन होंगे भाई, इस न्यूक्लियस में उतने ही तो प्रोटॉन होंगे ना जितना इस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। जस्ट सपोज सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11, और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस ई का, तो टोटल इस न्यूक्लियस पर टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 11 ई। इन द सेम वे अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है तो उस पर न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Z इंटू प्लस ई। सो हम कह सकते हैं यहां पे कि इस न्यूक्लियस पर जो भी इफेक्टिव चार्ज होगा, इस न्यूक्लियस पर जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस Ze। और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं चार्ज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल ई। हाँ माइनस होता है बट यहां हम वो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम लोग चार्जेस के बीच में कंफ्यूज होते हैं। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे जब आप फोर्स की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालो, या किसी भी अन्य वेक्टर क्वांटिटी की जब वैल्यू आप मतलब पुट कर रहे होगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप पॉजिटिव लेना। क्यों? बिकॉज अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहां पे, तो आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, दैट इज एफ वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ई वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है। इन द सेम वे जब हम स्केलर वैल्यूज की बात करते हैं, स्केलर वैल्यूज जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हम इनकी बात करते हैं और जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखने की बात आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रखी जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार और बोलूं फिर से, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि जब भी आप स्केलर स्केलर क्वांटिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख रहे हैं, तो आपको यहां पे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम या फिर -e रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, इन दो की जैसे अगर हम बात करें, तो यहां दो केसेस होते हैं। क्या केसेस? कि सबसे पहला, अगर आप इसके वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको यहां पे चार्जेस के साइन को मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको इनके चार्जेस के साइन को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी होगी। इज इट क्लियर? सो हियर अब हम वापस अपने डिस्कशन पे लौटे, तो यहां पे हो जाएगा ये mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू, नाउ व्हाट इज द Q1? Q1 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो कि कितना था, Ze, एंड व्हाट इज Q2? Q2 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है स्मॉल ई। क्योंकि हम फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, तो यहां माइनस साइन नहीं रखेंगे। सो दिस विल अवर इक्वेशन mv² अपॉन r इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze² अपॉन r²। So this is our first postulate given by the Neil Bohr. Now we will move on the second postulate. Now what is the second postulate? This is very interesting postulate. भाई देखिए, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट्स वेयर इट विल नॉट रेडिएट एनी रेडिएशन। क्यों कहा? देखिए समझना, रदरफोर्ड का मैं यहां पे थोड़ा जिक्र करूंगा। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। और ये बात जब हो न गई तो लोगों ने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व कर रहा है, और एक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, वेरिएबल होगी। वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। यस, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्सेलरेटेड होता है वो हमेशा क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। तो इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है तो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लगातार क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार धीरे 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 क्या होने लगेगी, कम हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब क्यों जा रहा है, दूर क्यों नहीं जा रहा। बिल्कुल समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रेडियाई एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में, वहां इस कंसेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पास क्यों आ रहा है, दूर क्यों नहीं जा रहा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझें कि रदरफोर्ड ने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, एक सेकंड जरा मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा। हम्म तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस ये रहा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लगेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लगातार कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल ऑर्बिट करते हुए एक वक्त ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एंड इन दिस वे रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी। सो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किसने किया, ऑब्वियस सी बात है हमारे नील बोर्स ने। नील बोर ने कहा कि जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे कि वो किसी भी तरीके की रेडिएशन रेडिएट ही ना करे। अब लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेडिएशन रिलीज नहीं करेगा। तो देखिए भाई, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्टुलेट। एक बार डिक्शनरी में इसकी मीनिंग चेक करना, आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है। तो बात समझिए, ये आपका होमवर्क है, आपको पोस्टुलेट की मीनिंग बस चेक कर लेना, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, देखो नील बोर ने क्या कहा, नील बोर ने ये कहा कि देखो भाई ऐसा है, ये रहा न्यूक्लियस, ओके, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ओके। अब एक बात बताओ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को सीधे पुल कर लेगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सीधा अपनी ओर खींच लेगा, और जब वो सीधा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा गिर जाएगा। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके सर्वाइव करने का केवल एक ही तरीका है, और तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। तो नील बोर ने ये बात तो मानी कि हाँ भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। लेकिन फिर रदरफोर्ड वाली बात आ गई, तो भाई रदरफोर्ड ने भी तो यही कहा था, बिल्कुल कहा था। लेकिन नील बोर ने यहां पे कह दिया कि जस्ट सपोज करो, इमेजिन करो, इमेजिन ये करना है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करे तो वो किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट ना करे। क्यों भाई, देखो हम अपना यूनिवर्स देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड की जो बात थी वो गलत ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, किसी न किसी वजह से ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे रदरफोर्ड, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। नील बोर ने यह कहा कि भाई देखो ऐसा है, अगर हम ये अज्यूम करें कि
इस वक्त मान लो थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता वक्त कोई भी एनर्जी रेडिएट ना करे, तो क्या होगा? तो सोचो, जब ये कोई एनर्जी ही रेडिएट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। और इस तरीके की ऑर्बिट का नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स या नॉन रेडिएटिंग orbits. So these orbits are named as stationary or non-radiating orbits. And in the second postulate, the Niels Bohr explained what the electron can revolve in such orbits. Electron can revolve in such orbits where it will not radiate any radiation during its revolution. मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी इस किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो किसी भी तरीके की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और ऐसी ऑर्बिट्स को हम लोग क्या नाम देंगे? स्टेशनरी या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स देंगे। लोगों ने बोला ऐसी ऑर्बिट होती है? उन्होंने बोला पता नहीं भाई, होती होगी, जरूर होती होगी, मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि ऐसी ऑर्बिट्स की पोजीशन जो है वो क्या होगी। और वो उन्होंने बताई कि इन ऑर्बिट्स की पोजीशन क्या होगी? इन ऑर्बिट्स की पोजीशन वो होगी जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, दैट इज mvr equals to nh upon 2 pi. What is mvr here बच्चों? mvr is called a angular momentum. फॉर्मूला होता है l equals to p वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, सॉरी उल्टा कर देना, r क्रॉस p होता है वैसे, ठीक है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर एंड व्हाट इज p? p इज कॉल्ड mv वेक्टर। सो इन अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है mvr। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल आएगा साइन, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं v और r के बीच में देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहती है, r वेक्टर इधर रहता है, एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री, दैट्स व्हाई यहाँ पे साइन 90 हो जाता है। तो ओवरऑल कुल मिला के मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला रहता है mvr फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। सो दिस वाज योर सेकंड पोस्टुलेट। यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस थिंग ओनली, व्हाट द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स where it will not radiate any type of the radiation during its revolution, and such orbits are known as stationary or non-radiating orbits. And these orbits for which the electron's angular momentum is always integral multiple of h upon 2 pi. अच्छा, एक बात और यहां पे हम कह सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखना कि in this way the angular momentum of electron is orbiting electron is quantized. yes, बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखिए, this is the nucleus, okay, so the first orbit is like this, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है h अपॉन 2 पाई इंटू 1। फिर इसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट होगी वो ये होगी और यहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। फिर एक तीसरी ऑर्बिट होगी एंड इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 3h अपॉन 2 पाई। फिर एक और चौथी ऑर्बिट होगी, उसमें उस वक्त अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 4h अपॉन 2 पाई। सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? दैट विद हायर ऑर्बिट, जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं एंगुलर मोमेंटम कितने मल्टीपल से चेंज हो रहा है? देखिए ध्यान से, 1h upon 2 pi, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi, 4h upon 2 pi. So we can say the angular momentum of these orbiting electron is quantized. Quantized का क्या मतलब होता है? देखो, quantized का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चीज है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया? बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एंड दीज ऑल पार्ट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल क्वांटिटी, ठीक है ना, और इक्वल या जो भी कुछ हो, दैट इज मीन टू बी क्वांटाइज्ड। ओके, जैसे मान लो हम एक दीवार की बात करें तो ये दीवार जो है वो किससे मिलके बनी होती है? ऑब्वियस सी बात है, ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दिस वॉल इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक, कि एक एक ईंट को मिला के पूरी के पूरी क्या बन गई? दीवार बन गई। दिस इज व्हाट मीनिंग बाय क्वांटाइज्ड। So this was the second postulate. Now we are moving to the third postulate, which is very interesting. What is the third postulate here? देखिए, इन्होंने कहा कि जब भी, अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ओके, तो एंड दीज आर द ऑर्बिट्स, सो लेट दिस इज द फर्स्ट लोअर ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकेंडरी हायर ऑर्बिट, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है ना। सो अच्छा, हर ऑर्बिट में जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो
इस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड E1। और उसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहां जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी, कुछ मान लो E2। तो ये कहना चाह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड मतलब कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर जाना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब एनर्जी को यूज करके वो कहां पहुंच जाएगा, हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और अगर इसको उल्टा आना है, उल्टा जैसे अगर इसको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर आना है, दैट इज हायर से लोअर ऑर्बिट में आना है, तो इसको एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, एमिशन करना पड़ेगा। दैट इज इट विल एमिट एनर्जी when it jumps from higher orbit to lower orbit. Is it clear? So overall in nutshell we can say let the first orbit is E1, that is मान लेते हैं यहां पर था और कहां पहुंच गया, सेकंड में पहुंच गया। तो ध्यान रखना हमेशा कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, E1 से कहां पहुंचा है, E1 से E2 पहुंचा है। ओके, तो आप लिखेंगे E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, नहीं तो आप हमेशा भूल जाएंगे। पहले कौन सा बोलेंगे, कहां पे था, किस ऑर्बिट में था, E1 में, कहां पहुंचना है उसको, E2 में, तो क्या लिखेंगे E2 माइनस E1। व्हाट इज दिस h न्यू, दिस इज द h न्यू। अब देखो कहां जा रहा है, E1 से E2 जा रहा है, मतलब लोअर से हायर पे जा रहा है, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस डिफरेंस इज नथिंग बट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। यहां बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब जस्ट सपोज करो वो कहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है, कहां आ रहा है, हायर से लोअर। तो हायर में कितनी है E2, लोअर में कितना है E1। ठीक, तो इनिशियल कौन सी हो गई, E2। कहां से आ रहा है, E2 से, कहां से आ रहा है, E2 से, कहां को जा रहा है, E1 में। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज E1 माइनस E2 और अगेन इक्वल्स टू h न्यू। नाउ व्हाट इज h न्यू हियर, दिस h न्यू इज विल कॉल्ड एमिशन एनर्जी। व्हाट इट मींस कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा इट विल एमिट एनर्जी, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व विल इक्वल्स टू द h न्यू। कैसे निकालेंगे, ये आपको मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, देख लेना कि कहां से कहां जा रहा है, जहां जा रहा है उसको माइनस करना है जहां से वो आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज योर थर्ड पोस्टुलेट। Clear? In the next video, we are going to discuss about the radii and a frequency. Is it clear? So मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye.